अगर आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 इतिहास विषय के विद्यार्थी, तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इतिहास विषय की जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा का हम पूरा सटीक सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आप तक बताने का प्रयास करूंगा। और इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब देखो, ये बात मुझे कहते हुए भी वैसे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इस पर मैं एक कड़वी बात कहना चाहूंगा। और मैंने देखो पहले भी आपको कहा था कि जितना मैटर मैं दूंगा उसमें से ही आपका अधिकतर आएगा। और आज देखिए, आपके 80 नंबर का पेपर है और 60 से 65 अंक के जो प्रश्न है, जो मैटर मैंने उपलब्ध करवाया उसमें से, और वो मैटर है कितना, कुल आपके मैटर का 2% भी नहीं है, 2 से 5% के बीच में। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे चैनल की तरफ भाग जाते हैं कि मेरे चैनल पर बाद वाले वीडियो में तो व्यूज आने बंद हो गए थे, क्योंकि वो लग रहा है कि चैनल पर कुछ आ ही नहीं रहा और मैं फालतू कुछ देता ही नहीं, जो आपके काम की चीजें हैं। और ये आज से नहीं, लगभग 5 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। 5 साल से जो बच्चे कंटिन्यूस मेरे चैनल से देख रहे हैं वो उनको पता है। और आज भी जो एग्जाम देकर आए और उन्होंने जो मैटर मैंने दिया, मैंने उपलब्ध करवाया, उन मैटर को देखा तो वो 100% उनके 60 से 65% तो इनमें से, और उनके और भी कुछ याद था तो कम से कम वो 70 नंबर आराम से वो इस पेपर के अंदर ला सकते। और जो कड़वी बात वो यही कहूंगी कि जैसे बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों से आप पैसे देकर के जो कोर्स खरीदते, उनमें से क्या आया, रिजल्ट आपके सामने देख लीजिए, सिर्फ छोटे प्रश्नों को छोड़कर उनमें से कुछ भी नहीं आया। और जबकि हमारे जैसे जो YouTube पर फ्री सेवा देते हैं, उनको तो हम अगर वीडियो के अंदर चैनल सब्सक्राइब करने का कह देते, थोड़ी देर बाद वो सुन करके चैनल अनसब्सक्राइब कर देते हैं। जबकि हमारे जैसे लोगों का जो फ्री एजुकेशन देते हैं, आपको मोटिवेशन करना चाहिए, और कमेंट करने में भी कंजूसी करते हैं। और इसके लिए आपको न तो सब्सक्राइब करने में, न लाइक करने में, न कमेंट करने में आपको खर्चा आता है, न कोई शेयर करने में आपको खर्चा आता है। अगर आपको ये बात जचती है ठीक है, सपोर्ट कीजिए, नहीं जचती है तो आपकी मर्जी, जैसा चाहे वैसा कीजिए, आप अपने लिए स्वतंत्र हैं। फिर एक ही रास्ता आपके सामने होगा, और वो रास्ता होगा कि आने वाले समय के अंदर आपको कहीं भी फ्री का एजुकेशन नहीं मिलेगी, फिर ज्यादा पैसा देकर के ही आपको पढ़ना पड़ेगा। यही चीज हो रही है धीरे धीरे, और इसके लिए हम ही जिम्मेदार। उस तरीके से जैसे ये कमेंट नहीं करना चाहूंगा, जैसे भ्रष्टाचार के कारण या फिर अपनी कर्तव्यहीनता के कारण वो सरकारी कर्मचारी जो आने वाली पीढ़ियों के कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और आजकल आप आंदोलन करते हो, उनको देख सकते हो कि वो आंदोलन करते, निजीकरण नहीं होना चाहिए, निजीकरण नहीं हो रहा। अरे निजीकरण कर क्यों रही है सरकार, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो आप खुद ही है ना। तो वैसे ही आप इस बात को अब ज्यादा नहीं कहूंगा, समझ गए होंगे, तो आप फुल सपोर्ट कीजिए। यह सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान किया जाएगा, और इसके लिए आपका सहयोग भी आपको फ्री में करना, आपको इससे कोई चार्ज में नहीं ले रहा हूं। बस लाइक कमेंट शेयर करें, और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करें, उन्हें भी बताएं। और थोड़ा सा अगर कुछ ऐड वेड आता तो उसको थोड़ा देख लिया करें, और क्लिक बैट भी कर लिया करें, ठीक है ना। तो ताकि उससे हमारे कुछ जो है वो इनकम बन जाए, ताकि हमारा गुजारा चल जाए। 5 साल में आप देखते हो कितना रेवेन्यू आया मुझे, अभी तक 10,000 रुपये भी नहीं आए 5 साल के अंदर। तो इतने में भी क्या कुछ एजुकेशन चला पाना संभव है? क्या टाइम निकाल पाना? आप खुद समझते हो और समझदार भी हो, ठीक है। तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, जल्दी से इस वीडियो को मैं आपको सॉल्यूशन आपके सामने रखूंगा, ठीक है। तो पहले आप आ जाते हैं सेक्शन ए, आपके अवसद वाले प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन हम देखेंगे दूसरा, वो प्राचीन भारत में मंदसौर को किस नाम से, दसपुर के अंदर जो मंदसौर के अंदर जो एक क्या मिला था, सूर्य मंदिर का वहां पर निर्माण करवाया, कौन सी श्रेणी ने कराया था? कमेंट करके बताइए, वहीं से आपको ध्यान रखना, पहले इसी को दसपुर कहते हैं। अगला जो हम देखते हैं, प्रभावती गुप्त किस वंश की शासिका थी? तो वो वाकाटक वंश की शासिका थी। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पुस्तक का लेखक कौन था? ये अल बिरूनी था। अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी थी, तो मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना कहते हैं, ठीक है ना। अगला देखेंगे, मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप तो आपको कहां से मिला? बनावली से। बनावली कहां है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगला जो हम देखेंगे, वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु क्या थी? तो वो मुहर थी। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 8, 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट तो बहादुर शाह, इतना ही दिया। बहादुर शाह, जफर के पीछे पड़ जाओगे तो वो आप गलत करवट हो, इसलिए जफर नाम हटा दिया एग्जामिनर ने पीछे से। अगला जो क्वेश्चन है 9वां, वो क्वेश्चन है कि इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? 1793 के अंदर। इस्तमरारी को अन्य किस नाम से आप जानते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगला जो क्वेश्चन है, वो अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार अबुल
फजल था। देखो ये तीनों ही आपके कैंसिल है, ये तो अकबर के काल से संबंधित नहीं है, बहुत ही पहले के, तो अबुल फजल ही हो जाएगा सीधा ही। अगला जो क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1565 के अंदर हुआ था। किसके बीच में हुआ ये आप मुझे जरूर बताएं। अगला है कौन सी सूफी संत गरीब नवाज के नाम से, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती नाम नहीं दिया पीछे, यही आपको भरमाने के लिए 2-3 प्रश्न में ऐसे ही किया गया है, ठीक है ना। और लगभग आसान पेपर है, कोई हार्ड पेपर नहीं आया इस बार, बहुत इजी से और बच्चों के आसानी से, अगर नॉर्मल भी आप पढ़े हो ना तो आसानी से आपको इसमें 70 से 80% नंबर बन सकते हैं औसत विद्यार्थी के। अगला जो दूसरा क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति। दूसरे का पहला सितंबर 1739 में विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो आपको इसमें लिखना द्वितीय, सेकंड वर्ल्ड वार इस समय प्रारंभ हुआ था। अगला है दूसरा रिक्त स्थान सम्मेलन 1931 में प्रारंभ हुआ था, तो ये गोलमेज सम्मेलन था। 3 जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, दूसरा 1931 में लंदन में आयोजित हुआ था। प्लासी युद्ध में पराजय किसकी हुई थी, तो यहाँ लिखना है सिराजुद्दौला की। प्लासी का युद्ध कब हुआ था आप मुझे कमेंट करके बताइए। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास, ये सारे प्रश्न वही आए जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो ये पहला प्रयास कब हुआ था आप बताइए जल्दी से, मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी आप जवाब दीजिए। तो ये 1772 ईस्वी के अंदर। पांचवा है 1861 ईस्वी के अंदर रिक्त स्थान में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था, कहां पर हुआ था ये, अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर 1861 से 1865 तक गृह युद्ध चला था। अगला देखते हैं 1857 में ब्रिटेन में रिक्त स्थान आपूर्ति संघ की स्थापना, तो ये है कपास, ये भी मैंने पढ़ाया उसमें है, अभी वाले में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ही है, कल जो मैंने वीडियो डाला उसी में था। ये खूब सारे प्रश्न रिपीट हुए सेम और हूबहू क्वेश्चन रिपीट हुए। अभी देखते हैं वन लाइनर, वन शब्द वाले या वन पंक्ति वाले। पहला है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष, सिर्फ आपको वर्ष ही लिखना। आप 1942 लिखा तो भी सही है, आप अगस्त 1942 लिखा तो भी सही है, 8 अगस्त 1942 लिखा तो भी सही है, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के लिए नमक को मुद्दा क्यों बनाया था, क्योंकि नमक पर कर, अंग्रेजों ने क्या किया था, नमक पर कर लगाया था, और नमक आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा था, ये गरीब से गरीब व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा था, ऐसा आपको इसमें लिखना है। या फिर आप लिख सकते हो नमक कर से संबंधित जो मुद्दा है वो अमीर और गरीब यानी सभी वर्गों से जुड़ा हुआ था। अगला हम देखते हैं गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण क्यों करवाया गया, तो आप देखो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण क्यों, आपको लिखना कि ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी के स्वागत के अंदर। अगला देखता अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था, तो ये 1856 में। कितने आसान क्वेश्चन है और सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला आप देखेंगे अंडाल कौन थी, तो आपको इसमें लिखना अंडाल अलवार महिला संत थी। अगला देखेंगे अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में कुल कितनी बार यात्रा की थी, तो ये 14 बार की थी। ये भी प्रश्न आया, मैंने कल ही करवाया, उसी के अंदर है आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में। अगला देखते हैं इब्न बतूता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर, ये भी पहले करवाए हुए प्रश्नों में ही है, वो कौन सा, दिल्ली। शाहजहां ने अपने सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, तो पुत्र का क्या नाम था, दारा शिकोह था, क्या था, दारा शिकोह। अगला जो क्वेश्चन है कि मनुस्मृति का संकलन कब किया गया, तो मनुस्मृति का संकलन आपके किया गया 200 ईसा पूर्व से लगाकर 200 ईस्वी तक, ठीक है। अगला है मनुस्मृति ने पैतृक संपत्ति के बंटवार में स्त्रियों के लिए क्या प्रावधान किया, तो आपको लिखना है कि मनुस्मृति में पैतृक संपत्ति के बंटवार में स्त्रियों की कोई हिस्सेदारी नहीं है, यानी स्त्रियां अपनी हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती, ऐसा लिखना था। बहिर्विवाह पद्धति से आप क्या समझते हैं, इसमें लिखना तो गोत्र से बाहर विवाह करना बहिर्विवाह पद्धति के नाम से जाना जाता है। अगला हम देखते हैं कि जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की, तो ये 1924 में। तो ये 30 नंबर के आपके कुल प्रश्न थे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम 30 नंबर के अगले वाले जो ये 2 वीडियो और आएंगे, ठीक है ना, उसके अंदर मैं आपके प्रश्न और उत्तर लिखित रूप में लाऊंगा, ठीक है ना। ये सारे जो आगे वाले प्रश्न है ना, ये खंड ब से लगाकर, तो इनको मैं लिखित रूप से लाऊंगा ताकि आपको इन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे, क्या लिखे, वो समझने में आपको आसानी हो। इसके लिए थोड़ा समय लग रहा है। अभी भी मैं जैसे पेपर आ गया था आपका, लेकिन लेक्चरर ले रहा था मैं भी क्लास के अंदर, वहां से अभी दौड़ते दौड़ते रूम पर आया और फटाफट आते ही आपका पहले ये वीडियो मैंने देने का प्रारंभ किया, और कुछ ही देर में 10 मिनट बाद ही दूसरा आपका वीडियो आ रहा है, और उससे 10 मिनट बाद तीसरा वीडियो आ जाएगा। तो आप इन्हीं वीडियो के आधार पर अपना मूल्यांकन कर रहे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। एक मानचित्र वाला आपको करवा देता हूँ, देख लेता हूँ पीछे मैप, इसके अंदर क्वेश्चन क्या है और मैप पीछे लगा हुआ है। इस पेपर में है कि नहीं, आपके तो आया था। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके, ये मैप वाले प्रश्न थे
और यहाँ पर मैप नहीं लगाया, ठीक है ना। तो इसको मैं फिर अगले वीडियो में आपको सॉल्यूशन करूंगा, जहां पर मैं मैप लाऊंगा, आपको एक इंडिया का मैप है वो मैप लगा करके ही आपको इनको क्या करवाऊंगा, सॉल्यूशन करवाऊंगा। क्योंकि बच्चों ने भेजा और मैप आपको पता है कि कॉपी के साथ आपको फाड़ कर लगाना होता है, तो इसलिए इसके साथ में मैप इंक्लूडिंग नहीं है। लेकिन स्थान मैं बता देता हूँ, जैसे सूरत आपके गुजरात में, मेरठ उत्तर प्रदेश, अजमेर राजस्थान के अंदर और कटक उड़ीसा के अंदर है, ठीक है ना। और भारत के रेखा मानचित्र या तो वो 4 कीजिए, ये जबलपुर आपको कहाँ पर है आपको पता ही है ना। और बताइए कमेंट करके, झांसी उत्तर प्रदेश, अंबाला पंजाब, अलीगढ़ भी उत्तर प्रदेश। अब जबलपुर आप मुझे बताओगे, मेरे को तो पता है कि कहाँ पर है, और वो आपको भारत का मिडिल राज्य सेंटर वाला है, ठीक है ना। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए, और ये मैप भी अगले अंतिम वीडियो में भी अब करवाऊंगा, ठीक है ना। जो अंतिम वीडियो आएंगे ना बड़े वाले 4 नंबर वाले प्रश्न, उसके लास्ट में पूरा भारत का मैप लग करके अंदर कहाँ स्थान है वहां पर अंकित करवा दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। आज के वीडियो के साथ मैं अशोक कुमार। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो आज आपके 11 अप्रैल 2022 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 इतिहास विषय का जो पेपर आयोजित हुआ था, उसका पाठ संख्या 2, पाठ संख्या पहला नहीं देखा तो उसको जरूर देखें। उसमें हमने 30 अंक वाले जो ऑब्जेक्टिव टाइप के रिक्त स्थान वाले और 1 लाइनर जो प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन किया है। ये वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा पीछे एंड स्क्रीन पे भी मैंने उसको लगा दिया और आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर बाकी वाले जो प्रश्न है, सभी प्रकार के प्रश्न हैं, उनका हम सॉल्यूशन देखेंगे। और यहाँ पर सभी प्रकार के प्रश्नों के मैंने उत्तर भी उनके साथ में समाहित कर रखे, तो उन उत्तर को भी आपको यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ में आपको मिलेगा, ताकि आप अपना मूल्यांकन कर सको। आपको वास्तव में लगता है कि आपकी अच्छी हेल्प हो रही, तो लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ आपकी हेल्प के ऊपर है। अगर आप हेल्प नहीं करोगे, हमारा मोटिवेशन नहीं करोगे, तो इस तरीके के और भी आगे वीडियो आना संभव नहीं है। तो जल्दी से हम इसको करते हैं प्रारंभ। तो जैसे क्वेश्चन संख्या 4 है कि अंग्रेजों द्वारा भारत के सार्वजनिक भवनों में नव शास्त्रीय शैली का प्रयोग क्यों किया गया, तो इसका इस शैली के भूमध्य सागरीय उद्भव के कारण उष्ण कटिबंधीय मौसम के अनुकूल थी। यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भी उष्ण कटिबंधीय मौसम था और भारत में भी उष्ण कटिबंधीय मौसम था, तो इसी कारण इस अनुकूलता के कारण अंग्रेजों ने भारत के इसके सार्वजनिक भवनों में प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन था 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, किन्हीं 2 कदमों का आपको उल्लेख करना है। तो पहला लिखो कि हिंदू मुसलमानों में एकता के लिए हिंदी और फारसी में अपीलें जारी करना। दूसरा है बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान करना। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारतीय सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे, किन्हीं 2 को आपको लिखना है। तो एक लिखो कि अवध के सैनिकों में असंतोष, दूसरा लिखो कि सैनिकों में वेतन के मामलों में असंतोष। और भी खूब सारे कारण है, वो भी आप लिख सकते हो। अगला हम देखेंगे जैसे रेतबाड़ी व्यवस्था इस्तमरारी बंदोबस्त से किस प्रकार भिन्न थी। 2 नंबर का क्वेश्चन 2 पॉइंट लिख दीजिए। पहला लिखिए रेतबाड़ी व्यवस्था में लगान जमींदार की जगह सीधे रेत से लिया जाता था। दूसरा इसमें लिखिए इस व्यवस्था में हर 30 साल में राजस्व का क्या किया जाता था, निर्धारण किया जाता था, जबकि इस्तमरारी जो बंदोबस्त है उसमें राजस्व को हमेशा के लिए निश्चित कर दिया जाता था, उसमें कोई फिर बदलाव नहीं होता। तो ये कुछ 2 अंतर लिख सकते थे आप। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि संथाल विद्रोह के क्या कारण थे, ठीक है। तो पहला आप लिखोगे कम्युनिस्ट सरकार द्वारा भारी लगान लगाना, ये मैंने सब हेडिंग लगाया। फिर ऊंची ब्याज दरें, जमींदारों द्वारा अपने नियंत्रण का दावा, ठीक है। तो इसमें आप लिखोगे जैसे संतालों ने जिस जमीन को साफ कर खेती करना शुरू किया उस पर सरकार भारी कर लगा रही थी। साहूकार ऊंची दर पर ब्याज लगा रही थी, वह कर्ज अदा न करने पर जमीनें छीन रहे थे। जमींदार दामिने को इनके क्षेत्र पर नियंत्रण का दावा, इस कारण संताल लोग एक अलग क्षेत्र की आवश्यकता महसूस करने लगे जिस पर अपना शासन हो, जमींदारों साहूकारों व अंग्रेजों का उसमें हस्तक्षेप नहीं हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। आप कैसे कह सकते हैं कि विजयनगर के प्रधानमंत्री रामराय द्वारा सुल्तानों के प्रति अपनाई गई नीति जोखिमपूर्ण। देखो इस तरीके से आपने लिखा या थोड़ा अलग भी लिखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके अलावा जो मेन पॉइंट है उसके नीचे आप थोड़ा सा अगर उसके नीचे अंडरलाइन करके किया तो आपको नंबर मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो आपको पूछा तो कह सकते हैं हाँ, मैं निम्न आधार पर कह सकता हूँ कि विजयनगर के प्रधानमंत्री रामराय ने बहुमनी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, जो विजयनगर साम्राज्य के लिए जोखिमपूर्ण सिद्ध हुआ और अनंत विजयनगर का पतन हो गया। अगला, जैसे विजयनगर शासकों की स्थापत्य कला के कौन कौन से तत्व तुर्क सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य से प्रभावित है, तो इसमें आप पहला लिख दोगे कि यहाँ पर ये एक है यहाँ पर, ठीक है। विजयनगर के किलेबंद बस्ती के प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुम्बद, ठीक है, और दूसरी कमल महल में बनी मेहराब व मीनार है। तो इस तरीके से आपको 2 नंबर का 2 पॉइंट लिख सकते हो। अगला, सूफी संतों की लोकप्रियता के क्या कारण थे, तो उनका उदार व्यवहार, स्थानीय विशेषताओं को समाहित करना, लंगर व खैरात का आयोजन और आकर्षक व्यक्तित्व। इसके अलावा भी खूब सारी बातें जो आप इसमें लिख सकते हो। अगला है, इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली को देखकर चकित क्यों रह गया। तो इब्न बतूता के अनुसार डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहाँ सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से 5 दिन में पहुंच जाती, इसलिए वो चकित हुआ। अगला, इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा, तो ये 1333 में पहुंचा, और उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऐसे तो इनके नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिए कीजिए ताकि एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाए। अगला है कि गोत्र व्यवस्था के 2 नियम, तो पहला लिखोगे एक ही गोत्र के सदस्य आपस में वैवाहिक संबंध नहीं रख सकते, दूसरा लिखोगे स्त्रियों के गोत्र संबंधी मामलों में विवाह के पश्चात पिता के स्थान पर पति के गोत्र को मान्यता प्राप्त होती है। अगला, 6वीं शताब्दी में सोने के सिक्के कम मिलने कम क्यों हो गए, तो इसमें एक पहला कारण लोग इस काल में कुछ आर्थिक संकट, दूसरे रोमन साम्राज्य के पतन का बाद में दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिनसे राज्यों, समुदाय और क्षेत्रों की संपदा पर असर पड़ा, ठीक है ना, इस तरीके से लिखना। अगला, जैसे आप 16वां क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित बातों की कोई विशेषता, मैंने 4 लिखी, आपको 2 ही लिखनी है, ठीक है। विनिमय बाटों की सूक्ष्म व परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नहीं थी, आपसे 2 ही पूछी और आपने 2 ही लिखी हुई, इन चारों में से कोई भी 2 लिख सकते थे। ये बाट प्राय चट नामक पत्थर से सामंती किसी प्रकार निशानियां रहित होते थे, ठीक है ना, ये दियादारी होते थे, या इनके ऊपरी दशमलव प्रणाली, सारे लिख सकते। आगे देखो बड़े क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा स्किप करता जाऊँ, आप देखते क्योंकि सबको मैं पढ़ूंगा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर इनमें अथवा वाले, यहाँ इसमें 3 पॉइंट लिखने, कई सारों में तो पूछा है कि 3 बातों का जैसे उल्लेख कीजिए, तो यहाँ पर देखो 1, 2 और 3, या मैंने पॉइंट बनाए तो ऐसे पॉइंट बना करके भी आप लिख सकते हैं। या तो ये अभिलेखों से जानकारी प्राप्त करने की कठिनाई वाला आपने किया तो इस तरीके से लिखना। अगर आपने 16 महाजनपदों के उत्थान के 3 कारण, इस मैंने यहाँ पर 5 लिखे, आपको 3 ही लिखने थे, ठीक है ना, तो आपने 3 लिखे तो भी सही है, ठीक है। अगला है जैसे सिंधु स्थापत्य, गृह स्थापत्य, ये तो मैंने जो लास्ट में आपके किस तरीके से 15 से 20% नंबर बढ़ाए, उसमें मैंने आपको प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने वो बताया था ना, उसमें से सेम टू सेम आया ये क्वेश्चन। ऐसे 2-3 क्वेश्चन उसमें से आए हैं, उसमें मैंने 5 क्वेश्चन लिए, उसमें से 5 में से 3 क्वेश्चन आए, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है, तो आप देख लीजिए, ये 3 पॉइंट लिखे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, मैंने यहाँ 5 पॉइंट को समाहित किया है। इसके अथवा वाला क्वेश्चन था कि आप कैसे कह सकते सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी उधर, ये भी उसी में से था, मैंने आपको दिया था वही क्वेश्चन यहाँ पर आया। तो यहाँ पर भी आप जैसे 3 पॉइंट बनाए और नीचे ये तथ्य वगैरह लिख करके आप दे सकते थे, ठीक है। अगला है 1900 विजयनगर साम्राज्य, महारानी डिम्बा का, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया था और आपको इसके आंसर भी बताए थे मैंने टेस्ट पेपर, वही आया। तो इसको भी व्यवस्थित देखो, मैंने आंसर दिया वैसे ही आपको लिखना था, ठीक है ना। अगला है, आप इस वीडियो को थोड़ा स्किप करके भी, थोड़ा रोक करके, स्किप नहीं थोड़ा रोक करके आप देख सकते हो, ठीक है ना। और ये प्रश्न अगर संभव हुआ तो मैं मेरे ब्लॉग कबीर क्लासेस 58 पर भी डाल दूंगा, वहाँ पर भी आप देख लेना ये सारा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये या तो वो करते, या विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों शामिल किया जाता था, तो ये सारी 3 बातें लिखनी है, 3 नंबर का है। तो फिर क्वेश्चन है अगला, आप कैसे कह सकते हो औपनिवेशिक सरकार के लिए शहरों के मानचित्र तैयार करना उपयोगिता, तो ये 3 बातें हमने लिख दी। फिर सेक्शन डी आ गया कि सूफी मत के विकास में खानका सिलसिलों की भूमिका, तो इस तरीके से आप लिख दीजिए ये। अब निबंधात में थोड़ा ज़्यादा उत्तर लिखना। फिर यह अथवा वाला जैसे कर्नाटक की वीर से मतलब बड़ा क्वेश्चन, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, पॉइंट बनाकर आपको लिखना ताकि अच्छे नंबर प्राप्त हो। ये पहले मैंने बताया था और आपने जिस तरीके से लिखा उसी हिसाब से आपका मूल्यांकन होगा। फिर एक जन नेता के रूप में महात्मा गांधी के उत्थान का मूल्यांकन, तो ये भी है ना इस तरीके से पॉइंट वाइज आप देख लीजिए इसको, ठीक है ना। और फिर राष्ट्रीय आंदोलन में सत्याग्रह का मूल्यांकन, तो इस तरीके से आप इसकी अगर PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वो चार्जेबल रहेगा। मैंने एक जो ग्रुप बनाया उस ग्रुप में आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे, उसमें ज्वाइन होकर के, तो मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगा, लेकिन चार्जेबल रहेगा। अगर आप चार्ज पे कर सकते हो तो ही आप मैसेज करना, अन्यथा नहीं करना, ठीक है ना। अब ये मानचित्र वाले क्वेश्चन, तो इसको लिए मैं आपको मानचित्र पर ले चलता हूँ।
इसमें भी मानचित्र भी आपको अथवा में करना था। अथवा वाले ये 4 है, जैसे जबलपुर, झांसी, अलीगढ़ और अम्बाला। तो मैं इन दोनों को ही बतवा देता हूँ। 4 और 4 8 स्थानों को हम इस मानचित्र में भरेंगे, जो भी से। जैसे पहले में सूरत था, तो आपको गुजरात के अंदर यहाँ पर पढ़ना, ये नीचे वाला इलाका, ठीक है ना। आपने गुजरात के अंदर कहीं भी भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे समुद्र तटवर्ती। फिर अजमेर आपको राजस्थान के अंदर यहाँ पर आपको अंकित करना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सर्कल जरूर बनाना पॉइंट करके, फिर नाम लिखना है। फिर मेरठ उत्तर प्रदेश, तो मेरठ भी यहाँ पर है, इस साइड में उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर आपको मेरठ है। फिर कटक उड़ीसा है, तो उड़ीसा का ये जो क्षेत्र यहाँ पर आपको लिखना है। ये भी कटक भी तटवर्ती शहर है, तो तट के पास ही लिखना। जबलपुर यहाँ पर आप मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर, तो ये दूसरे वाले अथवा वाले के 4 क्वेश्चन। जबलपुर। फिर झांसी, तो झांसी यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर, ये उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश की बॉर्डर के पास ही है झांसी। फिर है अलीगढ़, तो अलीगढ़ भी यहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर, तो यहाँ पर आप लिखोगे अलीगढ़। जो स्थान मैंने बताए, जो आपको मानचित्र करवाए, उन्हीं में से है, उसके अलावा कोई बाहर से। अम्बाला पंजाब के अंदर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अम्बाला, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कुल मिलाकर के आपका मैंने सॉल्यूशन, जो कुछ मुझसे आपकी हेल्प हो सके हेल्प कीजिए। अब आप मेरी हेल्प करोगे, ऐसी मुझे आशा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कराओगे। धन्यवाद।